आयोग से ग्रेजुएशन लेवल के जो 12 एग्जाम लोक सेवा आयोग को करवाने को दिए गए थे वो अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वापस कर दिए गए हैं। यानी इन परीक्षाओं को अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही करवाएगा। दरअसल 1 साल से भी ज्यादा समय से वन आरक्षी, बंदी रक्षक, वाहन चालक, मुख्य आरक्षी समेत 12 एग्जाम लोक सेवा आयोग नहीं करवा सका था, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे थे। अब इन परीक्षाओं को वापस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लौटाया गया है। देहरादून में हुए इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं और अब इन प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग को लेकर सीएम धामी ने सख्ती दिखाई है। सीएम धामी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें ग्राउंडिंग की स्टेटस रिपोर्ट ली गई। सीएम धामी ने सोलर और हाइड्रो पावर पर फोकस करने की बात कही है। पावर सेक्टर में कुल 1 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए गए, जिसमें से 20,000 करोड़ की ग्राउंडिंग पहले ही हो चुकी है और अगले 6 महीने में ये काम शुरू हो जाएंगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। इस दौरान मनेरी भाली फेज 1 परियोजनाओं के कामों का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। राज्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सरकार जल्द ही थर्मल पावर सेक्टर में निवेश करने जा रही है और इसके लिए सरकार कोल रिच सेंटर में थर्मल पावर प्लांट लगाने की तैयारी में है। राज्य सरकार ने भारत सरकार से उत्तराखंड को किसी भी राज्य में कोल ब्लॉक आवंटित करने की अपील की। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बातचीत कर सकते हैं। यूजेवीएनएल और टीएचडीसी का ज्वाइंट वेंचर संबंधित राज्य में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाएगा। उचित ये होता है कि आप जहां पे कोल उपलब्ध है वहां पर आप परियोजना लगाएं, और चूंकि हमारी ग्रिड, नेशनल ग्रिड पूरी कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो हम जो ट्रांसमिशन ऑफ पावर है वो तो कहीं भी हम कर सकते हैं। तो हम जो भी कोल रिच स्टेट में हमको भारत सरकार कोयला आवंटित करेगी वहां पे हम परियोजना लगाएंगे ज्वाइंट वेंचर में अपने टीएचडीसी के साथ, और फिर वहां से हम यहां पर बिजली प्राप्त करेंगे। बीजेपी कितना ही अनुशासन की बात कहे, लेकिन गाहे बगाहे ऐसे मौके आ ही जाते हैं जब उसके अपने ही नेता और अपने ही विधायकों ने अनुशासन को तार तार किया। विधायक दुर्गेश्वर लाल और मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुआ बवाल भी इसका एक उदाहरण है। जो प्रकरण हुआ था ये मेरे क्षेत्र की समस्याएं थी, उसको लेके मैंने जो है माननीय मंत्री जी के पास गया था। कई सारी चीजें थी, जो भी कल हुआ उसके लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूं और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट कर चुका है। और बहुत जल्दी मंत्री जी और हम लोग बैठ के बात करेंगे कि क्षेत्र हित के लिए क्या भला है वो सर्वोपरि है। ये हैं बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल। दुर्गेश्वर आज भले ही मंत्री बोलने से पहले माननीय लगा रहे हों, लेकिन बुधवार को वो इन्हीं मंत्री सुबोध उनियाल को पानी पी पी कर कोस रहे थे। डिप्टी डायरेक्टर के ट्रांसफर को लेकर मंत्री और विधायक के बीच हुई कहासुनी के बाद दुर्गेश्वर लाल वन मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत किया। बुधवार को पार्टी संगठन ने भी विधायक को तलब किया। अनुशासन के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगे से ऐसा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, परिस्थितिगत बड़ा दल है, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, कई बार इस प्रकार की स्थितियां निर्माण होती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आगे से इस प्रकार की स्थितियां निर्माण हो, इसके लिए हम कहते हैं और आगे भी इस विषय को हम अपने कार्यकर्ताओं को, विधायकों को बताएंगे। अनुशासन की माला जपने वाली बीजेपी में ये पहली घटना नहीं है जब उसके अपने ही विधायक या अपने नेताओं ने संगठन और सरकार को असहज किया हो। त्रिवेंद्र सरकार में विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, देशराज कर्णवाल और पूरन फड़त्याल ने एक बार नहीं कई बार बवाल काटा। थक हार कर बीजेपी को कुंवर प्रणव चैंपियन को तब पार्टी से ही बाहर निकालना पड़ा। अफसरों से भिड़ंत के कारण मंत्री रेखा आर्या भी खासी चर्चाओं में रही। कोई भी विधायक है उसका अपना प्रोटोकॉल है और निश्चित रूप से चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो सबको सुनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा विधायकों को भी अपनी गरिमा पे रखना चाहिए। विधायक हमेशा इस प्रेशर में रहता है और जब वो समय से उसका समाधान नहीं होता है तो स्थितियां बिगड़ती हैं। मैं समझता हूं इस केस में भी लगभग ऐसे ही हुआ है। ये सियासत है, यहाँ न कोई अपना है न पराया। अनुशासन भी सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। पार्टियां जिताऊ नेता खोजती हैं, जबकि नेता विधायक और मंत्री बनने का मौका, और फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है।
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। विधायक मंत्री विवाद मामला, मुख्यमंत्री से मीटिंग के बाद ये मामला खत्म हुआ है। मंत्री विधायक के साथ सीएम ने मीटिंग की है। डीएफओ डिप्टी डायरेक्टर दंपति के ट्रांसफर का ये मामला है। सीएम ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें, डीएफओ के ट्रांसफर को लेकर के विधायक और मंत्री के बीच ठन गई थी। विधायक बकायदा मंत्री के घर पर धरने पर बैठ गए थे। इस मामले में सबसे पहले उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया। दोनों ही नेताओं से बातचीत की, मामले को सुलझाया। दोनों नेताओं ने अपने अपने व्यवहार पर खेद जताया था। उसके बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ भी मीटिंग हुई है। दोनों नेताओं की, मंत्री और विधायक दोनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बातें रख दी हैं। डीएफओ डिप्टी डायरेक्टर दंपति के ट्रांसफर का ये मामला है। अब सीएम ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है और इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। अपने पिता को टेंडर देने के मामले में फंसी पिथौरागढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को टेंडर मामले में कमिश्नर कुमाऊं को फाइनल जांच के आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार को कहा कि नियमों के तहत जो जांच कमिश्नर कुमाऊं से होनी है उसे किया जाए। आपको बता दें, दीपिका बोरा पर आरोप है कि उन्होंने कार्यकाल के दौरान अपने पिता को ही टेंडर आवंटित कर दिया, जबकि नियमों के तहत ये गलत है। सरकार की प्राथमिक जांच में भी आरोप सही पाए गए। इसमें सरकार ने माना है कि हाँ, वो जो उनके फादर हैं उनको टेंडर मिले हैं। उसके बाद हमने कोर्ट से आज रिक्वेस्ट करी कि कम से कम जो रूल्स कहते हैं कि रूल्स ये कहते हैं कि उसके बाद कमिश्नर एक फाइनल इंक्वायरी करेंगे। तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि आज कोर्ट ऑर्डर कर दें कि उसमें इस मैटर में फाइनल इंक्वायरी का ऑर्डर कर दें। तो कोर्ट ने हमारी बात मानी है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि एज पर रूल्स कमिश्नर या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो इसमें फाइनल जाँच करेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान को बस ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, लेकिन नैनीताल जैसी प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं। हालात ये हैं कि दूसरे और तीसरे दर्जे के कांग्रेस नेताओं में दावेदारी की होड़ लग गई है और दावेदारों की बाढ़ आ गई है। केसी पंत, एनडी तिवारी और भगत सिंह कोश्यारी जैसे कद्दावर नेताओं को संसद भेजने वाली इस नैनीताल लोकसभा सीट पर 2024 में सबकी निगाह है। विशेषकर लगातार 2 चुनावों में पटखनी खाती आ रही कांग्रेस में भीतर खाने खूब गुणागणित का खेल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदेश, भुवन कापड़ी के बाद अब नए नेता भी मैदान में उतरने का दावा ठोकने लगे हैं। लोगों जिस प्रकार की जो बात है, हजारों जो फोन आए कि भाई आप नया चेहरा आना चाहिए, नई बात करने वाला चाहिए, तो इस तहत हमें भरोसा है कांग्रेस जरूर हमें मौका देगी। मुझे यकीन है नए चेहरे को देगी और नई जोश के साथ विपरीत दिशा के चलने वाले के उसके विपरीत चलने वाले हम लोग हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव में किसी नए चेहरे को उतारने की पैरवी कर रहे हैं। वहीं कुछ तो अभी से प्रत्याशी के ऐलान के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जिनकी पहचान पब्लिक में, किसानों के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्रों में, छात्रों के क्षेत्र में अच्छी है, उनकी अच्छी पैठ है, उनको उम्मीदवार बनाना ये बहुत न्याय संगत होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है आज के विषय में कि एक व्यक्ति को हम इशारा दे दें, चाहे जो भी हो, कि आप तैयारी करिए और हम सब जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के कानों में भी ये बात डाल दी जाए कि भाई ये व्यक्ति को चयनित करने का पूरी संभावना है। तो हम लोग भी खुलेआम लग पाएंगे और सोच पाएंगे और रणनीति बना पाएंगे। जाहिर है कांग्रेस नेता हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों से चिंतित हैं। ऐसे में 2024 में नए चेहरों और नई रणनीति पर ही उनकी उम्मीदें टिकी हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता प्रोएक्टिव एक्शन चाहते हैं। के साथ ही उसे और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें देहरादून के तर्ज पर एक बटालियन कुमाऊं क्षेत्र में और देहरादून में भी एक नई कंपनी खोलने की कवायद शुरू की गई है। 8 नई चौकियां भी खोली जाएंगी। आपदा में संकट मोचक की भूमिका निभाने वाली एसडीआरएफ का अब जल्द ही विस्तार किया जाएगा।
एसडीआरएफ सिर्फ आपदा ही नहीं बल्कि दुर्गम इलाकों में एक्सीडेंट के दौरान भी राहत बचाव काम में लगी रहती है। साल 2012 की केदारनाथ आपदा के बाद प्रदेश में एसडीआरएफ को बनाया गया था, जो हर छोटे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में आम जनता की मदद कर रहा है। अब प्रदेश में एसडीआरएफ को और भी अधिक मजबूत किया जाएगा, साथ ही कई बदलाव भी किए जाएंगे, जिसके लिए कुमाऊं परिक्षेत्र के अल्मोड़ा के सड़िया पानी में नई बटालियन खोली जाएगी। होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देकर एसडीआरएफ में तैनाती दी जाएगी। जल पुलिस एवं बाढ़ राहत पीएसी दल का एसडीआरएफ में विलय होगा। राहत और बचाव के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन में दक्षता बढ़ाने के लिए जवानों को हेली स्लाइडिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही रेडीनेस, रिस्पॉन्स और पोस्ट रिस्पॉन्स के तहत काम होगा। आने वाले समय में भी हम इस एसडीआरएफ को और स्ट्रेंथन करेंगे और हमारा लॉन्ग टर्म में प्रयास रहेगा कि कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी एक अलग से एसडीआरएफ की बटालियन किस तरह से हम उसको वहां स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे वो मानस खंड डेवलप होगा, ये ओम पर्वत आदि कैलाश उस क्षेत्र में भी भारत सरकार का भी राज्य सरकार का भी प्लान है कि किस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ावा दें। एसडीआरएफ की अभी तक प्रदेश में एक बटालियन है, जिसमें 5 कंपनियां हैं, जिनके ट्रेन जवान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 42 पोस्टों पर तैनात हैं और अब एक और कंपनी जल्द ही तैयार होगी, जिसकी सरकार ने अनुमति दे दी है, जिसमें करीब 120 अधिकारी जवान तैनात रहेंगे, जिनके लिए 8 नई पोस्ट भी खोली जा रही हैं। 8 नई पोस्ट होंगी तैयार, जिसमें टिहरी में घनसाली, चमोली में थराली, पौड़ी में नैनी कांडा, अल्मोड़ा में भतरोंज खान, चंपावत में बूम, पिथौरागढ़ में मुंसियारी और धारचूला, जबकि नैनीताल में भवाली में चौकी खोली जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि अब 2 कंपनियां जल एसडीआरएफ की ओर खुलेंगी, जिससे आने वाले समय में जलीय आपदाओं से राहत मिलेगी। बेसिकली हमारी जो टीम है वो डीप डाइविंग टीम है और जो हमारा मेनली काम होता है वो कोई अगर ड्राउनिंग केस है या कोई झील में, नदी में कोई एक्सीडेंटली डूब जाता है तो उस पर्पज से हमें कॉल होती है, तो हम लोग स्कूबा डाइविंग करके उनको बॉडी रिकवर करते हैं। आपदाओं से जूझ रहे उत्तराखंड में एसडीआरएफ देवदूत बनकर लोगों को राहत दे रही है। 2014 से वर्चस्व आई इस फोर्स ने उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर के कई राज्यों में जाकर लोगों की जान बचाई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। कल में सैलानी विभाग, पर्यटन विभाग ने झील में बोट चलाने के लिए टेंडर निकाला, जिससे गांव वालों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देर से ही सही करीब 1.5 दशक बाद थरकोट झील वजूद में आई है। 750 मीटर लंबी इस झील को बनाने में 30 करोड़ की धनराशि खर्च हुई है। झील बनने के बाद अब इसे पर्यटकों के लिए तैयार किया जाना है, लेकिन इस कवायद का विरोध भी तेज हो गया है। असल में ग्रामीण झील में चलने वाली बोट आदि का जिम्मा उन लोगों को देने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने झील के लिए अपनी जमीनें दी हैं। विभाग इसमें मनमानी कर रहा है। हम स्पष्ट तौर पे विभाग को ये चेता देना चाहते हैं, अगर उनने जन भावनाओं के विपरीत भी कोई काम किया और स्थानीय लोगों के साथ जो प्रशासन का, जो सरकार का जो समझौता है उसको लागू होना चाहिए। ग्रामीण पर्यटन विभाग की टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान भी कर चुके हैं। असल में थरकोट झील आने वाले दिनों में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकती है। ऐसे में तय है कि कईयों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक जिन लोगों ने राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स का बेसिक कोर्स किया है उन्हें ही झील में बोट चलाने की परमिशन दी जाएगी। ऐसे में तय है कि जिन ग्रामीणों ने अपनी जमीन झील बनाने के लिए दी है उन्हें कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए फिलहाल बीच का रास्ता अख्तियार किया गया है कि हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ के जो इच्छुक लोग हैं पहले वो वाटर स्पोर्ट्स का कोर्स करके आए, उसके बाद हम उनको वीरचंद सिंह गढ़वाली में लोन देंगे और वो लोन लेने के बाद वो बोट लेंगे, उसके बाद उनको हम सब्सिडी देंगे, फिर बोटों का संचालन करेंगे।
हाईवे किनारे बनी थरकोट झील पर कईयों की उम्मीदें टिकी हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि ग्रामीणों के साथ किए गए समझौते पर कुछ हद तक जरूर अमल किया जाए, लेकिन इसके लिए ग्रामीणों को भी सुरक्षा के नियमों में खुद को ढालना जरूरी होगा, नहीं तो झील हादसों को भी न्योता दे सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देश की पहली तीरंदाजी लीग उत्तराखंड से बुधवार से शुरू हो जाएगी, जिसमें उत्तराखंड की 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं और देश के नामी तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद इंडोर ग्राउंड में कंपटीशन की शुरुआत हुई, जो कल तक चलेगी। लीग फॉर्मेट में होने वाली ये तीरंदाजी की पहली प्रतियोगिता है, जिसे उत्तराखंड आर्चरी फेडरेशन आयोजित कर रहा है। फेडरेशन का कहना है कि लीग फॉर्मेट में आर्चरी गेम्स को कराना एक बेहद महत्वपूर्ण पहल है। इससे आर्चरी को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह की लीग जो होती हैं, इससे जो अपने प्लेयर्स हैं उनका उत्साह भी बढ़ता है और जो नए नए टैलेंट हैं वो सामने आते हैं और हमें आगे और हौसला मिलेगा कि हम इसको और बढ़िया करेंगे आगे। पहली बार है, बीज जब बोया जाता है तो पेड़ उसी समय नहीं बनता, उसमें टाइम लगता है। उसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं और अभी आप इसका आनंद भी लें। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हिंदूवादी संगठन घर घर जाकर पूजित अक्षत बांट रहे हैं। बुधवार को राजधानी के देहरा खास क्षेत्र में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ता राम भजन गाते हुए लोगों के घरों तक पहुंचे, उन्हें पूजित अक्षत भेंट किया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के मकसद से तमाम हिंदू संगठन जुटे हैं और इसी क्रम में देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में पूजित अक्षत भेंट कर अयोध्या आने के लिए सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। हमें सभी जितने भी हिंदू संगठन है, हमारा लक्ष्य है कि हर हिंदू परिवार में जो हमारे अयोध्या जी से पूज्य अक्षत जो आए हैं, हम हर हिंदू परिवार में उसे देंगे। जरूर जाऊंगा। इस निमंत्रण से हम भी और हमारा परिवार भी बहुत खुश है। हम जरूर जाएंगे। प्रभु की कृपा होगी तो पहले तो पूरा परिवार ही जाएगा, पूरा मोहल्ला जाना चाहिए। इधर मूल निवास और भू कानून को लेकर कांग्रेस में 2 तरह की राय दिख रही है। किच्छा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ ने मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 की मांग पर कड़ा ऐतराज जताया। बेहड़ का कहना है कि भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे लोगों और सरकार को भी श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि वो वास्तव में चाहते क्या है। बेहड़ का कहना है कि पूरा तराई ही 1950 के बाद बसा है। उधर किच्छा से ही बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी के भीतर तय करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। साथ ही शुक्ला का कहना है कि जो यूकेडी मूल निवास और भू कानून की मांग उठा रही है, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अब भू कानून जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, मैंने उनसे भी मांग की है, कम से कम इसका ब्यौरा तो लाओ। क्या है आपका, क्या है भू कानून? वो तो मोटे मोटे 1950 की बात करते हैं। अब हम लोग तो वहां के बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग 1950 के से पहले के निवासी हैं या उसके बाद आए। बहुत सारे लोगों को बाद में जमीनें मिली हैं। 50 के बाद वहां पर हमारे जंगल काट के लोगों को खेती की जमीनें मिली। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी बाद में आए, गांव भर से हमारे यहाँ के बहुत सारे और वर्गों के लोग आए, बंगाली समुदाय के लोग बहुत सारे बाद में आए। मैं बेहड़ जी से कहना चाहूंगा कि पहले अपनी पार्टी में एक स्पष्ट नीति तो बनाएं कि क्या चाहते हैं, क्योंकि बेहड़ जी कहते हैं कि 1950 गलत है, 1950 के बाद होना चाहिए। और उनके जो करण महाराज जी हैं, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि मैं भू कानून जो बन रहा है, जो मांग कर रहे यूकेडी, हम उसके पक्ष में हैं। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है आपस में। मेरा स्पष्ट मत है कि इस तरह की बातें वो दल उठा रहा है जिस दल को कभी भी इस राज्य में मान्यता नहीं मिली, ना पहाड़ों में, ना भावर में, ना तराई में, ना मैदान में। इसका नाम है यूकेडी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।